कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस पल का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए, जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सब आप लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे मेरे साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ बने रहे। और आज हम लोग सीखेंगे भाषा। भाषा का ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही है। मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसे अपनी भाषा का आदान प्रदान कर सकता है। चलिए हम लोग भाषा को देखते हैं। तो मनुष्य के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मेरे साथ बोलिए तो एक बार फिर से। भाषा मनुष्यों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो आपको हम क्या बताए थे? तो मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जो कि अपनी भाषाओं को क्या कर सकता है? आदान प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है ना? कर सकता है। ठीक है। तो भाषा को हम लोग 3 रूप में जानते हैं, एक मौखिक और लिखित और सांकेतिक। ठीक है ना? तो मौखिक क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक मतलब मुख से बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। लिखित का मतलब होता है कुछ वैसे भाषा होते हैं जिसको लिख के हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। और सांकेतिक, कुछ भाषाओं को हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक रूप में क्या करते हैं? सांकेतिक रूप में। जैसे हम आपको बोले कि ये जैसे इशारा से हम लिया ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? मतलब सर्किल है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आप आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। क्या है? बोलिए तो मेरे साथ कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। आखिर व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? ठीक है ना? तो समझिए, किसी भी भाषा की स्थिरता, क्या बोले? किसी भी भाषा की स्थिरता एवं शुद्धता के लिए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ता है? भाषा की आवश्यकता होती है। जब उस भाषा का धीरे धीरे विकास हो जाता है तब जाकर हमें क्या चीज का जरूरत होता है? हमें व्याकरण की जरूरत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा की स्थिरता एवं शुद्धता के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें सबसे पहले भाषा चाहिए। जब उस भाषा का जब धीरे धीरे विकास हो जाता है तब वह क्या हो जाता है? तब उसके लिए हमको व्याकरण की जरूरत पड़ता है। ठीक है? क्या चीज का जरूरत पड़ता है? तो व्याकरण की जरूरत पड़ता है। तो ये हम लोग समझे। चलिए हम लोग आप आगे सीखते हैं। चलिए हम लोग आप समझते हैं भाषा के रूप। तो बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं उपभाषा। उप का मतलब होता है छोटा। तो जो भाषा से छोटा होगा वो क्या, उसको क्या कहते हैं? उपभाषा। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। उप का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? उप मतलब होता है छोटा। तो बोली के क्षेत्र का विकास हो जाने पर क्या बोलेगा? मेरे साथ बोलिए तो। बोली के क्षेत्र का विकास हो जाने पर वह उपभाषा हो जाती है। क्या हो जाती है? वह उपभाषा हो जाती है। ठीक है? अब हम लोग भाषा समझ। व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं राजभाषा। राजभाषा नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्र की अधिकांश संपूर्ण जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ संपूर्ण जनता के द्वारा या अधिकांश लोगों के द्वारा जिस हम भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हम लोगों का राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। अब हम लोग समझते हैं मातृभाषा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मदर टंग भी कह सकते हैं। तो मातृभाषा क्या होता है? माँ के मुख से या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा को क्या कह सकते हैं? मातृभाषा। क्या आप मेरे साथ बोले तो?
माँ के मुख से या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर कोई भाषा हम लोग सीखते हैं, उस भाषा को क्या कह सकते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं राजकाज की भाषा। राजभाषा, राजकाज की भाषा या प्रशासनिक की भाषा को क्या कहते हैं? हम लोग राजभाषा कहते हैं। जैसे बिहार की बिहारी हो गया, उड़ीसा की उड़िया हो गया, ठीक है। तो हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे बंगाल की बंगाली हो गया, ठीक है। तो पंजाब का पंजाबी हो गया। तो राजकाज की भाषा या प्रशासनिक की भाषा को क्या कर सकते हैं हम लोग? राजकाज की भाषा कहते हैं, ठीक है। तो राजकाज का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो राजभाषा को हम लोग दरबारी भाषा भी कह सकते हैं। तो हम लोगों का भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए यहाँ राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। इसे दरबारी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दरबारी भाषा भी कहते हैं। जो भाषा राजकाज कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? जो भाषा राज्य के राज कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है ना। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेरजी थे। संविधान में राजभाषा का वर्णन भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आप लोग देख रहे थे भाषा, तो भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। इसे संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो हम लोग विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं लिपि को। भाषाओं की लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषाओं की लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। भारत में अधिकांश लिखने की भाषा हिंदी, मराठी और नेपाली, ये तीनों को लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि की जरूरत होती है। क्या होती है? देवनागरी लिपि की जरूरत है। तो आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको कहना है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप बोलेंगे कि सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो आपको ब्राह्मी लिपि है। क्या है सबसे प्राचीन लिपि? क्या है? ब्राह्मी लिपि क्या है। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आप यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तत्कालिक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा भाषा लिपि। क्या है? भाषा लिपि। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि इसकी लिपि क्या है। जैसे आपको दिया रहेगा हिंदी, मराठी एवं नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको ये कहना है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? और गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें और सीखेंगे कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग और ये सीखेंगे कि लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, तत्कालीन लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिएगा। आज हम लोग भाषा को पूरा कंप्लीटली समझ जाएंगे और भाषा में क्या इसकी विशेषता है, क्या सब है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है?
और कोई मात्रा नहीं होती है। वो क्या होता है? वो कोई मात्रा नहीं होती है। जब ये व्यंजन के साथ आता है तब व्यंजन वर्ण के नीचे का चिन्ह हलंत का क्या हो जाता है? यहाँ लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ लोप हो जाता है। अब देखिए शुद्ध व्यंजन की पहचान हलंत। हलंत का मतलब देखिए जैसे कौन का हलंत है जो ओ आ गया, इसमें क के नीचे का क्या हुआ? ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हुआ? हट गया। तो आपको पता है कि शुद्ध व्यंजन की पहचान क्या होता है? उसके नीचे क्या होगा? हलंत होगा। क्या होगा? हलंत। जैसे म के नीचे देख रहे हैं हलंत है, जोड़ ओ मिलकर क्या हुआ? हो गया म हो गया। गो हलंत जोड़ ओ मिलकर क्या हो गया? आपका ही गो हो गया। ठीक है ना? तो अब हम लोग समझते हैं, दूसरा समझते हैं। देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि आकार, ठीक है, एकार, आयकार, और जो आपको देख रहे हैं इसमें दीर्घिकार, यह व्यंजन वर्ण के बाद लिखी जाती है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण के बाद लिखी जाती है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आपका ये आपको दिया हुआ है, देखिए का, ठीक है ना, ये आपको दे सकते हैं, ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये व्यंजन वर्ण के बाद लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? व्यंजन वर्ण के बाद लिखी जाती है। ठीक है। और हर्षिकार जो आपको दिख रहा है यह पहले लिखा जाता है। और आपको यहाँ ओ और था, क्या था? तो इसको फिर से देख लेते हैं। आकार, ओ और दीर्घिकार था ये, ठीक है ना। तो ये व्यंजन वर्ण के बाद लिखा जाता है। तो हम आपको यहाँ समझाए का, को, की, ठीक है। और हर्षिकार जो है व्यंजन वर्ण के पहले लिखा जाता है। और ए और आय ये ऊपर लिखा जाता है। ए और आय का मतलब ये ऊपर लिखा जाएगा। ये जैसे को है तो को के ऊपर लिखा जाएगा ये, ठीक है ना, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। और आपका दिख रहा होगा हर्षुकार और दुर्घुकार क्या होता है? हर्ष और दुर्घु क्या होता है? यह व्यंजन वर्ण के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और अनुस्वार और विसर्ग की बात करें तो यह ऊपर लिखा जाता है। तो यही सब मिला हुआ चीज क्या कहलाता है? आपका 12 खड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका 12 खड़ी कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और सबका आप नोट बनाइए, ठीक है ना। आपकी बार बोर्ड परीक्षा में धमाल मचाना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता क्या है? जब रो के साथ अब जो ये हर्षु आता है, रो प्लस हर्षु होगा तो ये बराबर में रू होगा। इसे विशेष प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि अगर ये आप और किसी वर्ण के साथ करके देखिए तो ये ऐसे होता है। लेकिन जब हम रो के साथ हर्षुकार को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जैसे रूपा है, क्या रूपा है? तो रूपा आप ऐसे लिखते हैं, रूपा क्या लिखते हैं? रूपा। तो ये आपका विशेष प्रकार से लिखा जाता है। कभी आप रूपा को ऐसे नहीं लिखिएगा रो हर्षुकार को आकर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता क्या है? स्वर की मात्राओं में जब अनुस्वार और विसर्ग ये व्यंजन के 12 रूप होते हैं। ये क्या होते हैं? यह व्यंजन के 12 रूप होते हैं। यह स्वर की मात्रा में अनुस्वार और विसर्ग होता है। जब ये व्यंजन के 12 रूप होते हैं जिन्हें हम लोग 12 खड़ी करते हैं। क्या करते हैं? 12 खड़ी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 12 खड़ी। क, की, कु, के, को, कन, क, ये 12 रूप होते हैं। यही 12 रूप क्या कहलाते हैं? लोग 12 खड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खड़ी कहलाते हैं। तो व्यंजन को अब पांचवी विशेषता इसकी क्या है कि व्यंजन को 2 तरीके से लिखी जाती है। एक को कहते हैं खड़ी पाई, और खड़ी पाई में आपका क आता है, ख आता है, ग आता है, च आता है। तो आपको हम बताए थे खड़ी पाई को आप आधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आधा आप लिख सकते हैं। आप इसको आप आधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। खड़ी पाई में आप इसको आधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बिना खड़ी पाई में लिखने के इसके लिए विशेष नियम होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बिना खड़ी पाई करते हैं। आपको देख रहे होंगे कि ये जब भी होगा मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं छठे रूल को। जब
जब की मतलब जो आता है जब स्वर के बीच, क्या बोलिएगा, जब स्वर के बीच, जब स्वर के बीच, क्या बोलिएगा, जब स्वर के बीच, जब स्वर के बीच में कोई स्वर नहीं रहे, क्या बोलिएगा, जब स्वर के बीच में कोई स्वर नहीं रहे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या तो संयुक्त कर सकते हैं। जैसे तो हलंत जो लो मिलके त्लो हो जाता है, को हलंत जो तो मिलके कतो हो जाता है, वो हलंत जो कोई भोको हो जाता है। इसको हम लोग लास्ट में हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे आप लोग लिखना होता है कुत्ता, क्या बोलते हैं, को अर्जुकार तो संयुक्त कहते हैं। तो ये आपका आवाज ध्वनि निकलता है। जब ऐसा कब होगा, जब किसी व्यंजन के बीच में क्या होगा, स्वर नहीं होगा, तो वहां उसको हम लोग संयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब स्वर के बीच में, जब स्वर के बीच में, क्या बोलेगा, जब स्वर के बीच में स्वर नहीं रहे तो उसे संयुक्त कहते हैं। जैसे तो हलंत जोर लो, ये आपका त्लो हो जाता है, जिसे हम लोग कुत्ता लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ता लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेगा, जो सतो संयुक्त आकर जस्ता, को हर्षुकार तो संयुक्त आकर क्या होगा, कुत्ता। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सातवें रूल को देखते हैं, जब कोई व्यंजन अपने जैसा मिलता है, अपने जैसा व्यंजन से मिलता है, जब कोई व्यंजन अपने जैसा व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी अभी हम आप क्या बता रहे थे आपको, बता रहे थे देवनागरी लिपि की विशेषता। क्या बता रहे थे, देवनागरी लिपि की विशेषता। चलिए हम लोग आपको आपको बताते हैं लिपि को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वह देवनागरी लिपि होगा तो उसको कैसे लिखिएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। बाएं से आपका दाएं होगा, ये कौन सा लिपि होगा, ये आपका देवनागरी लिपि होगा। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि को लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसमें पूछेगा ये आधारित है, किस पे आधारित है, ये आधारित का बात करेगा, आधारित। तो आप ये बोलिएगा वर्ण पे आधारित। तो इसमें आप वर्ण पढ़ते हैं तो बोलेगा देवनागरी लिपि किस पर आधारित है, तो आपको बोलना है वर्णात्मक लिपि है। क्या है, वर्णात्मक लिपि है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं अंग्रेजी भी आपका क्या होगा, अंग्रेजी लिपि की बात करें तो ये क्या होगा, अगर आधारित बोले तो अंग्रेजी लिपि किस पर आधारित है, तो अंग्रेजी लिपि की बात करें तो अंग्रेजी लिपि भी आपको बाएं से दाएं ही लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। और इसको आधारित का बात करें तो किस पर आधारित है अंग्रेजी लिपि, अंग्रेजी लिपि लिपि आपका ये हो गया अक्षरात्मक हो गया। क्या, अक्षर लेटर न पढ़ते हैं इसमें, अंग्रेजी में अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है ना। ये आपका हो गया अक्षरात्मक लिपि, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें उर्दू। उर्दू उर्दू ये फारसी लिपि है। और इसको लिखने की बात करें तो हमको इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वो लोग उल्टे चलता है, हम लोग ऐसे चलेंगे तो वो लोग क्या चलता है, उल्टे चलता है, ठीक ना। तो वैसे उन लोगों का जो भी अपना रूल हो, ठीक है, तो लिखने का उसका सिस्टम क्या है, दाएं से बाएं चलता है, ठीक है। तो कैसे चलता है, तो देखिए यहाँ इसमें वो लोग इधर से लिखना स्टार्ट करता है, इधर से इधर चलता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर चलता है। तो हम लोगों का इधर 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 से जब क्या होगा, ये हम लोग देखिए लिखते हुए जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं। तो हम लोग लिखते हुए बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपका देवनागरी लिपि हो गया। अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो वह कौन सी लिपि हो जाती है, वह फारसी लिपि, या तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उर्दू। तो कोई कोई पूछ देगा आपको उर्दू को कैसे लिखते हैं, तो आपको बोलना है दाएं से बाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उर्दू को हम लोग क्या करते हैं, दाएं, उर्दू को नहीं, उर्दू को हम लोग यहाँ आपको दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख दीजिए। लिखने की बात करिए आपको, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं बाएं लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से
बाएं इधर से लिखा जाता है, इधर हुआ बायां, इधर हुआ दायां, इधर हुआ बाएं, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि आपको देवनागरी लिपि की बताएं, देवनागरी लिपि क्या लिखी जाती है, बाएं से दाएं, क्या बोलेगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो आपको याद है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। तो और उर्दू को हम लोग भारत की द्वितीय भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है, भारत की द्वितीय भाषा क्या है, भारत की द्वितीय भाषा क्या है, भारत की आपका द्वितीय भाषा आपका क्या हो जाता है, उर्दू हो जाता है। क्या हो जाता है, उर्दू हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो होता है, तो पूरा वीडियो में क्या होता है आपको फुल्ली समझ में आएगा, ठीक है। और अधूरा ज्ञान आपको पता है कोई काम का नहीं रहता है, पूर्ण ज्ञान क्या होता है आपका काम का होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, टाइम दीजिए और पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत की द्वितीय भाषा क्या हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं इसको। चलिए हम लोग कुछ अब जो पढ़े तो उसका कुछ रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ तैयार है ना, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए आप जो पढ़े इसमें से क्या क्या चीज़ सीखे और क्या चीज़ नहीं सीखे। तो इस प्रश्न से आपका वह डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट बचना नहीं चाहिए, देर से ही सही लेकिन हमको तंदुरुस्त पहुंचना है, ठीक है ना। देखिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा गया हिंदी भाषा की लिपि है, क्या है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका ये इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, देवनागरी की लिपि। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ये देवनागरी की लिपि हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, आप बताइए तो। संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, बताइए। ये आपका हो जाएगा देवनागरी की लिपि हो जाएगा, क्या होगा, देवनागरी लिपि। मन से पढ़िए, ठीक है ना, मन से पढ़िएगा तब रिजल्ट थोड़ा जो है बढ़िया आएगा। देखिए आज के डेट में रिजल्ट थोड़ा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तब तो आप किसी भी इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होइएगा। देवनागरी लिपि का विकास लिखी जाती है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुई है, या किस लिपि से हुई है, दे दीजिए किस लिपि से हुई है। तो ये किस लिपि से हुई है, तो आपको पता ही है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी को आपको हम लिखने के लिए बता दिए हैं, एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आ जाके आप देखिए और के साथ वहाँ आएगा क्या कैसे लिखा, किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। और देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि क्या है बताइए तो। देवनागरी लिपि क्या होगा, वर्णात्मक लिपि है, इसमें आप वर्ण पढ़ते हैं, भूल जाते हैं आप लोग, कैसे काम चलेगा, वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। ध्यान बढ़िया से रखिए बोर्ड पे, ठीक है। कि कैसा लिपि है, देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक लिपि पर है ये। तो हम आपको बताए थे कि इसमें हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है ना। और रोमन लिपि क्या है बताइए, रोमन लिपि क्या बोलिए तो। रोमन लिपि आपका अक्षरात्मक लिपि है, क्या है, अक्षरात्मक लिपि है, यह आपका अक्षरात्मक लिपि हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका भाषा का क्या होता है, भाषा का जो भी इम्पोर्टेंट चीज इसमें था भाषा से संबंधित, ये आपका चैप्टर समाप्त होती है। और आप इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें और जुनून मिलता है, हमको लगता है कि आपके लिए और जग जग के वीडियो बनाएं, ठीक है ना, ताकि आप अपने मतलब ये जो परीक्षा आपका नज़दीक आ रहा है इसमें अच्छा रिजल्ट बना सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।